नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अन्नू कपूर हाजिर हूं फिर एक नए सफर पर आपके साथ चलने के लिए, उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज के सफर में जो कहानियां लेकर आया हूं वो कुछ इस प्रकार हैं। एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने बीच सड़क पर मदन मोहन को रोक लिया। ये पहली कहानी है। दूसरी कहानी, एक फिल्म जो शक्ति सामंत को बनानी पड़ी किशोर कुमार की जिद की वजह से। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक, अभिनेता श्री आशुतोष गोवारिकर को। फिल्मी मिस्टेक सेगमेंट में आज बताएंगे एक छोटी सी भूल उस फिल्म से जिसका नाम है दन दनादन गोल। और अंत में पुणे से हमारे श्रोता दिलीप सिरोदिया का प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। 1962 में आई फिल्म अनपढ़ के संगीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के नॉमिनेशन के बावजूद जब मदन मोहन को कोई अवार्ड नहीं मिला तो बड़ी निराशा हुई उन्हें, बहुत मायूस हो गए। और इसी मायूसी में पत्नी और बच्चों के साथ निकल पड़े आउटिंग के लिए। तो मदन मोहन सपरिवार कार से घूम रहे थे। खाली रोड देखकर उनके बच्चे चिल्लाने लगे, मस्ती करने लगे, और तेज और तेज और तेज चलाइए। तो बच्चों की खुशी के लिए मदन मोहन ने भी कार की स्पीड बढ़ा दी। बच्चों को और जोश आ गया, पापा और तेज। मदन मोहन ने थोड़ी स्पीड और बढ़ा दी। गाड़ी तेजी से बढ़ी जा रही थी कि तभी पीछे से ट्रैफिक वाले का सायरन सुनाई दिया, पा 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 पा। तो मदन साहब को समझ आ गया पुलिस ऑफिसर उन्हीं के पीछे आ रहा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कार एक साइड में लगाकर रोक ली। अब देखा मिरर में कि पुलिस ऑफिसर खरामा खरामा उनकी कार की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। सोचा क्या करें, माफी मांग ले। हाँ, माफी मांग लेना ही ठीक है, या कुछ भी अगर हो देना दिलाना कर लेंगे। मगर इससे पहले कि वो अपनी बात कहते, कोई भी एक्शन लेते, ऑफिसर ने आके तपाक से मदन मोहन से हाथ मिलाया और कहा, मदन जी, आपका गाना आपकी नजरों ने समझा बड़ा कमाल का है। अब मदन साहब चौंक पड़े। तो मदन मोहन ने पूछा, तो आप इस वजह से हमारे पीछे आ रहे थे? ऑफिसर ने कहा, जी हां, मैंने सिग्नल पर आपको जाते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं आपसे मिलकर बताना चाहता हूं, आपका संगीत अद्भुत है। यह सुनकर मदन जी बड़े इमोशनल हो गए। उन्होंने हाथ पकड़े हुए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का हाथ छोड़ा नहीं बहुत देर तक, और अपनी पत्नी से कहा, यह है मेरा असली अवार्ड। सचमुच असली अवार्ड तो आपके चाहने वाले होते हैं। बड़ी फिल्में आई, बड़े गाने आए, लेकिन आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। इस प्यार की नजरों को और मदन मोहन के संगीत को कोई छू नहीं पाया। फिल्म जाग उठा इंसान के बाद शक्ति सामंत मधुबाला के साथ ये कोयले की खदानों के सब्जेक्ट पर बारूद फिल्म बनाने का विचार कर रहे थे, प्लानिंग थी। ये वो समय था जब किशोर कुमार मधुबाला के मोहब्बत में, प्यार में मुब्तला थे। तो इस फिल्म की जानकारी मिलते ही किशोर कुमार ने शक्ति सामंत से कहा कि भाई ये फिल्म मैं करूंगा मधु के साथ। इस पर शक्ति सामंत बोले, किशोर दा, ये सब्जेक्ट आपके ऊपर सूट ही नहीं करता। इस पर किशोर कुमार ने तड़ाकदन से जवाब जड़ दिया, कहने लगे तो फिर कोई ऐसी फिल्म बनाओ जिसमें मैं सूट करूं। और बता रहा हूं, वैसे भी मधुबाला की तबीयत ऐसी नहीं है कि वो कोयले की खदानों में शूट कर सके। शक्ति सामंत ने किशोर कुमार को समझाने के लिए कई तर्क दिए, मगर किशोर कुमार नहीं माने। आखिर किशोर कुमार की जिद के आगे शक्ति सामंत को झुकना पड़ा और उन्होंने किशोर कुमार और मधुबाला को लेकर एक कॉमेडी फिल्म शुरू कर दी, नॉटी बॉय। हालांकि किशोर कुमार की हसरत पूरी ना हो सकी, क्योंकि 8-10 रील शूट होने के बाद मधुबाला की तबीयत बहुत गंभीर रूप से बिगड़ गई और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टर्स ने काम करने से साफ मना कर दिया, मगर शक्ति सामंत को फिल्म तो पूरी करनी थी। ऐसे में शक्ति सामंत को मधुबाला की जगह कल्पना को लेकर शुरू से फिल्म बनानी पड़ी। इस तरह से किशोर कुमार की जिद की वजह से यह फिल्म बनी, मगर बहुत नुकसान के साथ। हेलो, नमस्कार, अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। कौन साहब बोल रहे हैं? हेलो, नमस्कार अन्नू कपूर साहब, मैं मुकेश वर्मा बोल रहा हूँ।
वर्मा जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सर आगरा से बोल रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, अरे वाह वाह वाह, बड़ा सौभाग्य है अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और अन्नू साहब, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है जी। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अपने आप में भी एक ब्रॉडकास्टर हूँ अच्छा अच्छा और जी, प्रोग्रामर हूँ ऑल इंडिया रेडियो आगरा में। वाह वाह वाह, हमारी शुभकामनाएं मुकेश जी, बहुत अच्छा काम करें आप। जी, और मैं समझता हूँ कि आप इतने लंबे टाइम से इतना अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं, क्वालिटी वाइज, कंटेंट वाइज इतना इनोवेटिव है। इंडस्ट्री के बहुत से ऐसे अनछुए पहलुओं को आप हमारे सामने लाते हैं। इस बात की चर्चा हम अपने दूसरे मीडिया साथियों से भी करते हैं। ये प्रोग्राम कितना अच्छा है अपने आप में। ये आपका कंसिडरेशन है, क्योंकि आप खुद इतने प्रोफेशनल हैं, इस फील्ड से जुड़े हो, तो आपको इसकी कितनी दिक्कतें उनका पता है। मुकेश जी, कौन कौन है परिवार में? भाभी जी? घर में माता जी हैं, पिताजी हैं, बच्चे हैं जी, और हम लोग हैं। और सब सेटल हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में? नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं। जी 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 जी। हाँ, मेरी तरफ से माता जी, पिताजी को, भाभी जी को प्रणाम, बच्चों को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद मुकेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरा ये सवाल था कि बहुत बड़े गायक हैं, प्लेबैक सिंगर साहब, मोहम्मद रफी साहब जी, तो वो बड़े ही नेक दिल और बड़े अच्छे इंसान थे। सुना जाता है कि उन्होंने काफी इंसानियत के लिए या बहुत से जो बेसहारा गरीब लोग थे उनके लिए बहुत से काम किए, लेकिन मुझे इसकी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एज ए इंसान, एक अच्छे इंसान और इंसानियत के तौर पे रफी साहब ने अपनी लाइफ में लोगों के लिए क्या क्या काम किए, ये थोड़ा आप मुझे अगर बता सकें तो बड़ा अच्छा हुआ। उनका ड्राइवर हुआ करता था, इन्होंने नई गाड़ी खरीदी जी, रफी साहब ने, जी, और इम्पाला गाड़ी खरीदी। तो अपन तो राइट हैंड ड्राइव करते हैं ना, हाँ, ये दूसरी जो गाड़ी होती है लेफ्ट हैंड ड्राइव होती हैं। अब वो जो इनका ड्राइवर था वो चला नहीं पा रहा था, नई जो इम्पोर्टेड गाड़ी आई तो जमाना अलग था। तो घर वालों ने कहा कि भाई दूसरा ड्राइवर रख लीजिए। तो कभी दूसरा ड्राइवर रख ले तो इसका क्या करेंगे? कहने की कोई बात नहीं, इसको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। इस बात को लेकर मोहम्मद रफी बहुत परेशान हो गए। कहने यार मैं कैसे निकाल सकता हूँ, वो तो मेरे ऊपर आश्रित है पूरी तरह से। तो हमने गुजरे हुए साल में 1 साल पहले कहानी बताई थी। रफी साहब ने नेक्स्ट डे उनको बुलाया कि भैया मैं तुझे 70,000 की टैक्सी दिला रहा हूँ, तू टैक्सी चला और अपना गुजारा कर। वो उसने ना नुकुर की, कहले नहीं कर। और कालांतर में धीरे धीरे करते करते ये ड्राइवर ने 11 टैक्सी खरीद ली थी। अरे कितनी बड़ी बात है। जी जी, और ये तो पक्की बात है, ये हॉर्सेस माउथ से सुना है कि अगर कोई नया प्रोड्यूसर होता था जो पहली बार गाना रिकॉर्ड कर रहा है, तो कहते हैं कि मैं पहली फिल्म है मेरी, तो अपने सेक्रेटरी को कहते थे आप उनको दे दीजिए पूरे के पूरे पैसे। जी हाँ, जी हाँ, और कहते थे 1 रुपया रखना हो गाने की फीस, बाकी सब आप अपने, ये पहली बार बच्चा है उसको दे दीजिए। जी जी जी। सो इतना, हाँ नहीं, मोहम्मद रफी के हम जानना चाह रहे थे। मैंने कहा क्या उनके ऐसे अनछुए पहलू हैं इंसानियत के लिए, इसमें कौन कौन से काम किए, वो हम जानना चाह रहे थे। बस ये है, देखिए ऐसे ही से कितने किस्से। मेरे प्रणाम स्वीकार करें मुकेश जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू वेरी मच सर। आगरा के सभी लोगों को मेरे प्रणाम पहुंचा दीजिएगा। हाँ, मैं अपने रेडियो स्टेशन के बाकी मैडम जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं सबको बोलूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे सर। थैंक यू। दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता, अभिनेता श्री आशुतोष गोवारिकर को। आशुतोष गोवारिकर का जन्म 15 फरवरी 1964 को मुंबई में हुआ। आपके पिता का नाम श्री अशोक गोवारिकर और माताजी का नाम किशोरी गोवारिकर। आशुतोष गोवारिकर ने मीठीबाई कॉलेज से बीएससी की और कॉलेज के दिनों से ही थिएटर करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में लाइफ बॉय और क्लोजअप्स के एड्स में नजर आए। इसके बाद 1984 में इन्हें केतन मेहता की फिल्म होली से काम मिला एक्टिंग का। इसके बाद इन्होंने नाम, सलीम लंगड़े पमतरो और कभी हां कभी ना जैसी फिल्मों में काम किया एज एन एक्टर। फिल्मों के साथ टीवी सीरियल्स भी की, कच्ची धूप, सर्कस में भी काम किया। एज ए डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की पहली फिल्म थी पहला नशा, जो 1993 में रिलीज हुई। इसके बाद आई फिल्म बाजी, इसके भी हीरो थे आमिर खान। दुर्भाग्यवश ये दोनों ही फिल्में नहीं चली, मगर आशुतोष गोवारिकर ने हार नहीं मानी। संकल्प था, अटल इरादा था। तो कुछ समय ब्रेक लेने के बाद 2001 में आई इनके द्वारा निर्देशित आइकॉनिक फिल्म लगान। और इस फिल्म की सफलता के बाद आशुतोष गोवारिकर
एक बहुत बड़ा नाम बन गया फिल्म इंडस्ट्री में। इसके बाद आशुतोष गवारीकर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह फिल्म फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में ऑस्कर के लिए भी नामांकित की गई थी। अगली फिल्म आई 2004 में। शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाई स्वदेश, जिसे इन्होंने प्रोड्यूस भी किया। 2008 में आई फिल्म जोधा अकबर, और ये दोनों फिल्में सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद से आशुतोष की 3 और फिल्में रिलीज हुई, व्हाट्स योर राशि, खेले हम जी जान से और मोहनजोदारो। दुर्भाग्य चलता रहता है बिजनेस में, ये तीनों ही फिल्में सफल नहीं रहीं। श्री आशुतोष गवारीकर को लगान और स्वदेश फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड समेत कई सारे और अवार्ड हासिल हुए। 2005 में इन्हें ऑस्कर के लिए वोटिंग मेंबर बनने का अवसर भी प्रदान किया गया। 2016 में वापस आए एक्टिंग की तरफ और प्रियंका चोपड़ा की प्रोड्यूस फिल्म मराठी वेंटिलेटर में काम किया, जो बहुत सफल रही। आशुतोष गवारीकर ने विवाह किया श्रीमती सुनीता से, जो कि अभिनेता स्वर्गीय देव मुखर्जी की बेटी हैं। आपके 2 पुत्र हैं, कोणार्क और विश्वांग। आशुतोष गवारीकर इसी तरह काम करते रहें, अच्छी फिल्में बनाते रहें, सार्थक मनोरंजन करते रहें, यही हमारी मनोकामना है। यदि वो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हो, उनके परिवार का कोई सदस्य सुन रहा हो, मित्र बंधु बांधव सुन रहे हो, फैन सुन रहे हो, तो सनद रहे कि हमने एक प्रसिद्ध रंगकर्मी को, निर्माता, निर्देशक, अभिनेता श्री आशुतोष गवारीकर को बहुत ही प्रेम, आदर और सम्मान के साथ इस सेगमेंट में याद किया। वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, यही मंगल कामना है। उन्हें हमारे प्रणाम स्वीकार हो। फिल्मी मिस्टेक, फिल्म का नाम है दन दना दन गोल। इस फिल्म के अंत में फुटबॉल खेलते हुए जॉन एब्राहम की नाक में चोट लग लगती है, जिसके बाद उनकी नाक से खून बहता हुआ दिखाई देता है। मगर ऐसी स्थिति में भी वो खेलना जारी रखता है, जबकि उसे मैदान छोड़ने के आदेश स्पष्ट रूप से दिए जाते हैं। आप ये सभी जानते हैं कि किसी भी गेम के दौरान एक घायल खिलाड़ी को मैदान से बाहर जाना पड़ता है, और यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि खिलाड़ी खेलता रहे, मगर क्योंकि वो हिंदी फिल्म के हीरो है। दिस इज बॉलीवुड। पूना के दिलीप सिरोदिया का प्रश्न कि क्या रेखा ने किसी फिल्म में गाना भी गाया है? जी, पहली बार रेखा ने 1980 में आई फिल्म खूबसूरत में आर.डी. बर्मन के म्यूजिक डायरेक्शन में गुलजार का लिखा गीत गाया। बोल थे, कायदा तोड़ के सोचो एक दिन। कायदा तोड़ के सोचो एक दिन, अरे कायदा तोड़ के सोचो एक दिन। दूसरी बार भी आर.डी. बर्मन ने ही गवाया एक गीत। फिल्म का नाम था अगर तुम न होते। कल तो संडे की छुट्टी है, फिर किस बात का रोना है। सुबह मुझे जल्दी उठना है, इसलिए जल्दी सोना है। ये डुएट सॉन्ग था। उनके को सिंगर थे शैलेंद्र सिंह और गीत लिखा था स्वर्गीय गुलशन बाबरा ने। हमारी जानकारी के अनुसार इन 2 गीतों में रेखा ने अपनी आवाज दी है एज ए प्लेबैक सिंगर। आप सुनने वालों के पास इस मुतालिक कोई और जानकारी हो तो कृपया हमारे साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद है आप हमारे उत्तर से संतुष्ट होंगे। अब आज्ञा दीजिए, फिर भेंट होगी उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।